तो बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका 8th क्लास का साइंस का। ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। वैसे तो ये 10th क्लास में भी आपको हेल्प करेगा, बट ध्यान रखोगे तो 10th क्लास में हेल्प करेगा, वरना दोबारा बताना पड़ेगा मुझे आपको। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स का मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को मटेरियल कह सकते हैं। कोई भी जो चीज़ होती है आपके पास वो मटेरियल है। अब वो दो बेस पे क्लासीफाई होती है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ जो चीज़ें हैं आपके पास वो क्या है, मेटल्स हैं, और उनमें से कुछ नॉन मेटल हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, वो चीज़ आप इस चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जानोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी। तो ध्यान से समझना, ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है और 10th क्लास का बेस है ये। आप कह सकते हो कुछ चीज़ें हैं जो हैं 8वीं और 9th की। अब 6ठी 7वीं में आपने जो भी पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो अब आप 8वीं में पढ़ोगे ना उसका 9th में भी रिलेटेड है, 9th में भी रिलेटेड है, रिलेशन है उसका, और 10th में भी। तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको पता है कैसे पूछना है, कमेंट कर देना जरूर, ठीक है, वरना व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को उस पर मैसेज कर देना। अरे यार, यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मेटेरियल लाइक आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो आपको पता है, आपने बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे। आयरन की रोड आपने देखी होगी, लोहे की चेयर भी होती है, आयरन मतलब लोहा। एल्यूमिनियम आपने पता होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, ठीक है। और कॉपर भी देखा होगा, कॉपर की तारें होती हैं जो बिजली के काम में यूज़ की जाती है, ठीक है। जो हम वॉशिंग मशीन या फिर हम कह लो कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, जो उनके अंदर मोटर लगी होती है, उन मोटर के अंदर जो वायरिंग होती है वो कॉपर मटेरियल की होती है, ठीक है। आयरन आपने देखा होगा, लोहा बहुत जगह यूज़ होता है, लोहे की ग्रिल भी होती है हमारे यहाँ। मतलब ये कुछ मटेरियल्स के नाम बता रखे हैं, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, इसलिए बोला फैमिलियर। फैमिलियर मतलब जिनको बारे में आप जानते हो। अब देखो, अपीयरेंस एंड हार्डनेस। अब कोई मेटल कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखने में लगता है, ये देखना है। और हार्डनेस, मेटल्स के बारे में या मटेरियल्स। अभी हम मेटल और नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे, अभी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। मटेरियल हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। अब मटेरियल मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो आयरन देखो, कॉपर, सल्फर, इसी तरीके से और बता रखे हैं आपको, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है। अब जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अभी चैप्टर में आगे समझेंगे ध्यान से। तो आयरन के बारे में आप जानते हो, कोयला आपने देखा होगा प्रेस वाला यूज़ करता है। सल्फर के बारे में भी आपको नहीं पता। एल्युमिनियम आपने देखा है, घरों में भी यूज़ होता है, वाइट कलर में होता है, सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा शाइनी होता है। और कॉपर आपने देखा बिजली की तारों में यूज़ होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर में होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, कैन यू नेम द मेटेरियल विच आर मेटल्स। तो आप अभी बता सकते हो क्या मेरे को कुछ मेटल्स के नाम। आप बोले सर हमें यही नहीं पता मेटल होता क्या है। तो कुछ बच्चों को पता भी होगा तो वो शायद बता दे, लेकिन अभी आपको उतना अच्छे से नहीं पता कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इन टेबल पॉइंट 4 आर नॉन मेटल। तो ये कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इन टेबल पॉइंट 4 आर नॉन मेटल। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल। अब देखो, इसने कहा कि जो चैप्टर, जो टेबल पॉइंट 4.1 देखी मैंने, उसमें कह रहा है कि इसके अलावा जितने हैं वो नॉन मेटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेटल कैसे है या नॉन मेटल कैसे कैसे पता चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अब वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका लस्ट्रस आ जाता है, ठीक है, लस्टर। और देख मैं कर देता हूँ, 1 मिनट बच्चों, ये स्क्रीन काम, 1 मिनट। तो देखो, इसमें कह रहा है लस्टर और हार्डनेस। लस्टर का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट चमकता है ना बहुत ज़्यादा, जो आयरन है, अगर लोहे को आप घिस दोगे तो वो शाइन मारेगा। इसी तरीके से सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये सारे मेटल होते हैं और हार्ड भी होते हैं। हार्डनेस का मतलब सॉफ्ट, आप हाथों से कोई मोड़ सकते हो लोहे की रोड को। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। इसको मैं समझाते जाऊँगा, 10th का भी आपका रिलेट करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बाकी आपके ऊपर है, डाउट पूछ लेना मुझसे। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। तो आपने देखा होगा लोहार को पीटते हुए आपस में, हमारे घरों के आसपास वेल्डिंग वाला भी होता है, वो लोहे से हथौड़े, लोहे के हथौड़े से लोहे को ही पीट रहा होता है, ठीक है, या स्पेड से या शोवेल से। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्पेड क्या होता है, शोवेल क्या होता है। एक्स हो गया कुल्हाड़ी से, ठीक है।
डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग। अच्छा, मोदी जी ने बोला था कि थाली पीटना है, ठीक है, 22 मार्च को। तो आप सभी ने थाली को तो अच्छे से पीटा होगा और उसका नक्शा चेंज कर दिया होगा। तो थाली को जब पीटा, थाली तो लोहे की होगी आपकी या एल्युमिनियम की होगी या स्टील की थाली होगी, तो आपने उसका पीट पीट के उसका नक्शा तो बदल दिया था ना। इसी तरीके से अगर मैं किसी मैट या कह लो आयरन को जब मैं किसी हथौड़े से या किसी स्पेड से या सोवल से या कुल्हाड़ी से तोड़ूंगा या उसको पीटूंगा, तो ये पक्का है कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखो। कह रहा है आ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अच्छा, अगर आप एक कोल को पीटो, कोल मतलब कोयला, कोयले को पत्थर से पत्थर से या कुल्हाड़ी से क्या मारोगे, हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, वो चूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना। वैसे आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, मुझे यकीन है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, आपको छोटा सा आयरन का टुकड़ा लेना है। आ कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा लेना है। आ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, एक मोटी एल्युमिनियम की वायर लेनी है। एक पेंसिल लेड लेनी है, यानी पेंसिल के बीच में जो होती है ना, जिसे पेंसिल की नोक छीलते हो आप बार बार, वही पेंसिल की नोक लेनी है। और बीट करना आयरन नेल को हैमर से। तो जब आयरन नेल को हैमर से आप बीट करोगे यानी कील को, तो आप वो देखोगे वो चिपटी हो जाएगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम वायर भी क्या हो जाएगी, चिपटी हो जाएगी। लेकिन जो कोयला होगा वो पाउडरी बन जाएगा। और पेंसिल की जो लेड होगी, यानी जो पेंसिल की जो नोक होती है ना बीच में, जो काली कलर की होती है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी चुकनाचूर हो जाएगी, पाउडर बन जाएगी। तो यहाँ से आपकी एक प्रॉपर्टी निकलती है कि जब आप किसी मेटल को पीटते हो हैमर से या किसी अदर चीज़ से, तो वो क्या होता है, चिपटी हो जाती है, मतलब शीट बन जाती है। जैसे आप कील को लेना, आयरन नेल को आप उसको हथौड़े से पीटना कस कस के, तो वो चिपटी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है। या फिर आप एल्युमिनियम वायर को ले लो या कॉपर वायर को ले लो, तो जब आप उसको हथौड़े से बीट करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और उसकी शेप कैसी हो जाएगी, जस्ट एक थीम, मतलब प्लेट जैसी, या एक जैसी कह सकते हो, एक चपटी शेप हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब आयरन नेल को आपने किया तो वो थिन शीट बन गई, कोल पीस के साथ किया तो वो पाउडरी फॉर्म बन गया, एल्युमिनियम वायर के साथ भी थिन शीट बन गई, पेंसिल लेड के साथ क्या बन गया आपका, वो भी पाउडर बन गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ध्यान से समझना। यू सा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो आपने देखा आयरन नेल यानी लोहे की कील और एल्युमिनियम वायर को जब आपने बीट किया यानी पीटा, तो उसकी क्या हो गई, शेप चेंज हो गई। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। और उसको ज़्यादा अगर पीटा जाए हैमर से यानी हथौड़े से, तो शीट बन जाएगी, पतली पतली शीट, ठीक है, जैसे आपका पेपर होता है ना वैसा। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब आपने देखा होगा फॉइल पेपर होता है ना, हम संडे बाज़ार या मार्केट में जाते हैं बीर बाज़ार में, तो हमारे को फॉइल पेपर वाला मिलता है। वो फॉइल पेपर क्या होती है, बहुत पतली पतली महीन शीट होती है, जिसमें हम खाना पैक कर देते हैं या फिर फूड वगैरह पैक कर देते हैं, स्वीट वगैरह पैक कर देते हैं। तो वो क्या होती है, एल्युमिनियम की शीट होती है। अब एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा बीट किया जाता है जिससे वो थिन शीट बन जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, एक मेटल। तो पता चल रहा है आपको कि एक मेटल, जो भी मेटल है उसको हम पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल है उसको हम पीटेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। जैसे आपने कोयला के साथ देखा, आपने कोल के साथ देखा ना, या पेंसिल लेड के साथ देखा, वहाँ पे जब हम उनको पीट रहे थे तो वो क्या हो रहा था, वो पाउडर बन जा रहा था, चूर हो जा रहा था। लेकिन जब हम आयरन नेल को यानी लोहे की कील को या एल्युमिनियम वायर को या कॉपर वायर को जब पीट रहे हैं हैमर से, तो उसमें क्या हो रहा है, वो एक तरह से थिन शीट में या चिपटी हो जा रही है। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो मेटल होते हैं वो उनको पीटने पे यानी बीट करने पे हैमर से या किसी अदर चीज़ से वो थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो पाउडर बन जाते हैं। अच्छा, आगे देखो। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रेपिंग फूड। ये मैंने बता दिया, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज़ किया जाता है खाना पैक करने में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। अब आप इसको अंडरलाइन कर लेना जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो, एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को
पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को, मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को पीट पीट के हम थिन शीट्स बना सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने अंडरलाइन करा दी, इसको आप अंडरलाइन कर लेना और याद भी कर लेना, आपके पेपरों में काम आने वाली है और आप इसको 10th क्लास में भी सीखोगे। चलो वेरी गुड। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये आपको मैंने बताया मेटल की एक प्रॉपर्टी है, क्यों मेटल को एक थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। बट जो नॉन मेटल होते हैं लाइक कोल हो गया, पेंसिल लेड हो गया, इनको आप थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसको थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और आप हमेशा इसे दिमाग में रखें। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल हो गया, पेंसिल लेड हो गया, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो आपको पता है, आप खुद से भी घर पे ट्राई कर सकते हो। प्रेस वाले से छोटा सा कोयले का टुकड़ा लिया और घर में पेंसिल होगी, उसमें से नोक निकाल लो। ठीक है, आप उसको थोड़ा आप किसी चीज़ से मारो, बेलन से मार लो, वो पाउडर बन जाएगा। लेकिन आप लोहे की कील को जब आप करोगे तो लोहे की कील मुड़ भी जाएगी और चिपटी भी बन जाएगी। लेकिन कोयले और पेंसिल लेड के साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे तो अब आप उसको ध्यान से समझना। कैन यू होल्ड अप हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हार्ट। देखो आपको पता होगा, हम मैगी वगैरह बनाते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जिसमें बनाते हैं उसका एक हैंडल होता है जिससे हम उसे पकड़ते हैं। वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, कभी कभार लकड़ी का भी हो सकता है। जैसे मम्मी रोटी बनाती है तो मम्मी तवे पे रोटी बनाते हैं, लेकिन जो तवे का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। ये ऐसा क्यों है, लकड़ी का क्यों है, लोहे का क्यों नहीं है? ये रीज़न आपको बताएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ से आप एक चीज़ और जानोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। तो आप देखो, जब आप चाय बना रहे हो, मान लो इस पे ये पैन में आप चाय बना रहे हो या आप मैगी बना रहे हो, अदर कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है, लोहे का क्यों नहीं होता? क्यों, मैं बताता हूँ। क्या होता है, जब आप कोई चीज़ गर्म करते हो, यानी इनमें चाय बनाते हो या कॉफ़ी बनाते हो, कुछ भी चीज़ बनाते हो या दूध गर्म करते हो, तो जो हीट होती है ना, ट्रांसफ़र होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पूरा तवा गर्म हो जाता है हमारा। ठीक है, और अगर उसका लोहा जो हैंडल है वो लोहे का है यानी आयरन का है, तो वो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, इसलिए हम टच नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने टच कर दिया तो हमारा हाथ जल जाएगा, हम हर्ट हो जाएंगे। इसलिए वो वुड का होता है या प्लास्टिक का। वुड का मतलब होता है लकड़ी का, तो प्लास्टिक या वुड का इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक और वुड है ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देते, तो ये गर्म नहीं होते, इसलिए हम आसानी से इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोहा होता है या कह लो मेटल हीट को ट्रांसफ़र करता है और हीट उसमें आगे बढ़ती जाती है, फैलती है, ये बेसिक कह सकते हो ये। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है उसमें हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे आप माचिस की तिल्ली ले लो, माचिस की तिल्ली जब जलती है तो हम माचिस की तिल्ली को पकड़ के रखते हैं, जब तक वो एंड तक हमारे नाखून तक नहीं पहुंचती जलते जलते, तब तक हमें जलने का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप किसी लोहे की रोड को पकड़ो और उसको गर्म करो तो धीरे धीरे आपके हाथ को भी गर्म लगने लगेगा और एक टाइम आएगा आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है, कह लो आयरन होता है या कोई भी मेटल, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल हैं। इनमें अगर आप पकड़ोगे तो हीट आगे ट्रांसफ़र होती है, तो आपको गर्मी लगेगी और आपका हाथ जल सकता है, आप हर्ट हो सकते हो। तो आपको एक चीज़ और समझ आई होगी मेरे एग्जांपल से कि जो मेटल होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, यानी कि ये नॉन मेटल होते हैं, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जो लाइक सिल्वर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया या गोल्ड हो गया, ये सारे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी शॉर्टकट में अच्छे से समझा दिया, बट यहाँ पे जो लिखा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो जो प्लास्टिक के जो हैंडल होते हैं या जो वुड के हैंडल होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी हॉट चीज़ को यानी किसी गर्म चीज़ को, हॉट थिंग को आराम से पकड़ सको, वरना आपका हाथ नहीं जल जाएगा। आप नॉर्मली ऐसे जाके लोहे की गर्म रोड को पकड़ लोगे तो अगर आप हैंडल यूज़ करते हो वुड का या प्लास्टिक का तो आप इजीली उसे पकड़ सकते हो। अच्छा आगे देखो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक। तो जब हम उन्हें वुड के हैंडल वाले बर्तन को पकड़ रहे हैं या प्लास्टिक के हैंडल वाले बर्तन को पकड़ रहे हैं तो हमें गर्मी नहीं लग रही, लेकिन हम ऐसा बर्तन पकड़े जिसमें
प्लास्टिक का हैंडल नहीं है या वुड का हैंडल नहीं है तो हमारे को गर्मी लगेगी। तो इससे पता क्या चलता है कि जो वुड है या प्लास्टिक है ये हीट ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन जो आयरन हो गया, मेटल हो गया, बेसिकली वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो आपने एक चीज़ और देखी होगी, अब यहाँ से आपको पता चल गया जो मेटल होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। इसी के साथ एक चीज़ और समझना, देखो आपने देखा होगा आपके घर पे कोई बिजली मिस्त्री बिजली ठीक करने वाले भैया आते हैं, मिस्त्री आते हैं, इलेक्ट्रीशियन, उनके पास एक पेचकस होता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके पीछे हैंडल होता है ग्रीन कलर का, आपने देखा हो प्लास्टिक का होता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोहे की कील बोर्ड में नहीं लगा सकते वरना आपको करंट लग जाएगा, है ना। लोहे की चीज़ से हमें, आपको पता होगा बचपन से ही पता रहता है कि लोहे की चीज़ को हमें टच नहीं करना अगर वो बिजली से कनेक्ट है, वरना हमारे को करंट लग जाएगा। इसी तरीके से जो स्क्रू ड्राइवर होता है, आपने उसके लास्ट में देखा होगा प्लास्टिक का बना रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लोहे की चीज़ को टच कर दिया और वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है तो हमारे को करंट लग जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या होता है कि उसके पीछे प्लास्टिक का हैंडल होता है और इलेक्ट्रीशियन वही यूज़ करते हैं। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी इमेज सामने दिख रही होगी, एक पूरा सर्किट है, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी बैटरी होगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये वायर है, यहाँ पे ये यूज़ की गई है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब बीच में एक आयरन नेल यूज़ कर ली, कील यूज़ कर ली, इससे क्या हो रहा है, देखो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कराते हैं। अब यहीं पे अगर आप प्लास्टिक की कोई पिन लगा दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कराते हैं। अब आगे देखते हैं, चलो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आयरन रोड है या नेल है वो गुड कंडक्टर होते हैं। सल्फ़र एक गुड कंडक्टर नहीं है, कोल भी एक गुड कंडक्टर नहीं है, बट एक कॉपर वायर जो है ना, कॉपर की जो तार है वो एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ से और अच्छे से समझ आ गई होगी, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड या नेल कह लो, लोहे की कील जो होती है, कॉपर वायर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो सल्फ़र होता है या कोयला होता है, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब जो इजीली ट्रांसफ़र नहीं होने देते हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मटेरियल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली ट्रांसफ़र होने देते हैं, हम कह सकते हैं कि वो मेटल हैं, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं, जितने भी मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र होने देते हैं, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा आगे देखो, अब आपको एक चीज़ और यहाँ से एक और नई प्रॉपर्टी, देखो आपने दो प्रॉपर्टी सीखी इससे पहले। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या सीखी, उसमें जो मेटल है उनको हम चिपटा कर सकते हैं पीट के, या हम उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते थे। उसके बाद हमने देखा जो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो अब आगे देखना, चलो देखो, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। तो आपको पता है कॉपर वायर का यूज़ कहाँ पे होता है या एल्यूमिनियम वायर का। देखो हमारे घरों में तो बहुत यूज़ होता है एल्यूमिनियम वायर और कॉपर की वायर का। सबसे ज़्यादा कॉपर की वायर का यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी होती है, टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी। तो कहने का मकसद है आपके घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर घर में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन वायर्स का। तो कभी आपने ऐसा सुना कि कोयले की तार, ऐसा तो नहीं सुना होगा, डेफिनेटली नहीं सुना होगा। तो अब यहाँ से आपकी एक और प्रॉपर्टी आ रही है, उस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी है मेटल की, उसको ध्यान से समझना। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रॉपर्टी वो कह रही है कि जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसमें क्या हो सकता है, जो मेटल है उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम की तार होती है, कॉपर की तार होती है, इसमें आपने देख ही लिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिस वो प्रॉपर्टी आपको बताती है कि जो मेटल है उसको हम चेंज कर सकते हैं थिन शीट में। तो चलो अब आगे देखो, ठीक है। मैं आपको ध्यान से, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई जिसमें मेटल के हम पतली पतली वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो भाई देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी जिसमें मेटल को हम पतली पतली वायर में चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं उसको पतली पतली वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अब अगली प्रॉपर्टी समझेंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है।
हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ ड्रॉपिंग अ आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? आपने कभी डिफरेंस सुना है आवाज़ में? वो कैसा आवाज़, जैसे आप एक लोहे की शीट गिरो, यानी आप खड़े हो, आप अपने हाथ में एक लोहे की शीट लो, उसको हवा से नीचे गिरो तो उसमें एक आवाज़ आएगी। या लोहे की प्लेट गिर लो, अपने घर में प्लेट होती है उसको एक बार गिरो, छन सी आवाज़ आएगी, छन, है ना। और आप मेटल कोइन, एक सिक्का गिर लो, आपको आवाज़ थोड़ी सुनाई दे देगी। मेरी जेब में है नहीं, वरना मैं आपको गिर के दिखाता, ठीक है। एक कोल का टुकड़ा गिरो, ठीक है, इन सब में आवाज़ डिफरेंस आएगी। बट मैं आपको यहीं से हिंट दे देता हूँ और यहीं से आपको समझा देता हूँ कि जो मेटल होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, छन। आपने स्कूलों में भी देखा होगा, जो लोहे की घंटी होती है, टन 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 आवाज़ आती है ना। तो जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो अब यहीं से आपकी एक और प्रॉपर्टी आने वाली है, तो वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, वेरी गुड, ले आता हूँ मैं। हाँ, देखो, तो आपने कभी सुना है कि टेम्पल में लकड़ी की घंटियाँ आवाज़ ही नहीं करेगी? फिर तो सर क्या बात करो आप, लकड़ी की घंटियाँ। तो लकड़ी की घंटियाँ नहीं होती, आपने लोहे की या पीतल की घंटियाँ देखी होंगी, ठीक है, कॉपर की। अच्छा, आगे देखो, आप कह रहा है, क्या कह रहा है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब कोई मेटल से बनी हुई चीज़ पे हम कस के किसी चीज़ से मारेंगे, तो जब हम किसी मेटल से बनी हुई चीज़ को कस के मारेंगे किसी चीज़ से, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेंगे? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और यही हमारी अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो मेटल्स को जब किसी चीज़ से हार्ड मारा जाता है, स्ट्रक किया जाता है, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट जब हम नॉन मेटल को हार्ड कस के स्ट्रक करते हैं या मारते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कह रहा है, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आपके पास दो बॉक्स हैं और दिखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। एक लकड़ी का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। अब मैंने जब आपको प्रॉपर्टी बता दी कि जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो आप इजीली बता दोगे कि कौन सा डब्बा मेटल का बना हुआ है और कौन सा डब्बा वुड का बना हुआ है। क्योंकि जो मेटल का डब्बा है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, टन 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 आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, और जो वुड का है वो अलग सी साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब आप समझ जाओगे इजीली। अच्छा, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो अगली प्रॉपर्टी। तो मेटल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, इसलिए उनको कहा जाता है सोनोरस। और जो मेटल ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते उनको हम नॉट सोनोरस कहते हैं, और वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना, मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए उन्हें सोनोरस नहीं बोला जाता। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, अब आप समझ लो ध्यान से। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लस्ट्रस। इसका मतलब होता है कि शाइनिंग। जैसे आपने अपना ताला देखा होगा, चमकता है नहीं चमकता? चमकता है भाई। और आप अपनी लोहे की ग्रिल देख लो, या एल्युमिनियम की ग्रिल, या किसी के पास स्टील की ग्रिल है तो वो भी चमकती है। और लोहे, अगर मान लो आपका लोहा चमक नहीं रहा तो उसको थोड़ा ज़मीन पे घिस दो, रोड पे, तो वो भी चमकने लगेगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। मेलेबल होते हैं, आपको बता दिया था, थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। डक्टाइल मैंने बताया, पतली पतली वायर बनाई जा सकती है। सोनोरस के बारे में अभी बताया कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। और मेटल गुड कंडक्टर भी होते हैं, और हीट को भी कंडक्ट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी, इसलिए मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। द मेटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कोल्ड मेटल। तो जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होगी, जो ब्लैक में ऊपर दे रखा था, इसको हम कहेंगे मेटल्स। और जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी हम उनको कहेंगे नॉन मेटल, ठीक है। अब आप कुछ मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप ध्यान से उनको लर्न भी कर लेना, आपके काम आएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, जैसे आयरन एक मेटल है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये क्या है? मेटल है, ठीक है। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये शाइनिंग होंगे यानी लस्ट्रस होंगे, और डक्टाइल होंगे, इनकी पतली पतली वायर बना सकते हैं हम, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराएंगे, हीट भी कंडक्ट करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अच्छा, अब आगे समझ लो ध्यान से।
इन कॉन्ट्रास्ट, बल्कि इसके बदले अब देखो ध्यान से, जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कोयला, सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। किसी के सर पे लोहे की रोड से मत मारना, किसी कभी ताला फेंक के मत मारना, वो उसकी चोट लग जाएगी, गंभीर मर भी सकता है इंसान। इसलिए कभी भी किसी इंसान को आप ना हाथ लगाओ, मारो मत, किसी को चोट लग जाएगी उन सारी चीज़ों से। जो कोल होता है या सल्फर होता है ये सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। डल मतलब शाइनिंग नहीं होते। जैसे मेटल लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं लाइक कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये दोनों नॉन मेटल है। ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, और डल होते हैं, शाइनिंग नहीं होते हैं इन अपीयरेंस, दिखने में। अच्छा आगे देखो, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास। मैंने बताया ना पाउडर बन जाता है कोयला, आप उसके घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ऑन टैपिंग विद अ हैमर, जब आप इनको हथौड़े से बीट करोगे या मारोगे तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते मेटल। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कराते। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हो कि कराते ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या हीट को कंडक्ट। दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये बता दिया, जो वो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो मेटल, नहीं करेंगे तो नॉन मेटल। यहाँ पे भी हम वही समझ रहे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैस है, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये याद रखना नॉन मेटल के एग्जाम्पल। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्सेप्शन, इसका मतलब बता देता हूँ पहले, फिर ये चीज़ समझना। देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल जैसी नहीं होती, लेकिन तब भी वो मेटल होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है एक्सेप्शन, यानी कि वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं करते, लेकिन तब भी हम उन्हें मेटल कहते हैं। जैसे मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट है। अब हमें पता था कि मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो दो मेटल है वो सॉफ्ट है लेकिन है तो मेटल। कैन बी कट विद द नाइफ, आप इनको चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, मर्क्यूरी इज़ द ओनली, आप देखो मर्क्यूरी के बारे में बता रहा था मैं आपको, एक मिनट। हाँ देखो, सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट है तो इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। मर्क्यूरी एक ऐसा मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, मर्क्यूरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी जैसे आपके रूम का टेम्परेचर है, अगर आप उसको नॉर्मल रखोगे तो वो लिक्विड होगा। ठीक है, तो आप समझते हो है ये मेटल ही। सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो ये मेटल की फॉलो नहीं करते, लेकिन तब भी हम इन्हें मेटल कहते हैं। क्यों, यही तो एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो फिजिकल में हमने उनके ऊपर बात कर ली, वो कैसे चमकते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं नहीं करते, और हमने देख लिया हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, ये सारे हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो अब आप ये भी ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे हम रिएक्शन करा के देखेंगे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। देखो, यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है, शटर वगैरह लाल हो जाते हैं जिन पे पेंट वगैरह नहीं होता, तो लोहा बेसिकली जंग लग जाता है। आपने देखा होगा पानी वगैरह से या वाटर से या नमी से उस पर जंग लग जाती है, लाल कलर का होता है, उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने ये चीज़ तो देखी होगी। देखो आगे देखते हैं हम, विच रस्ट इज फॉर्म। अच्छा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने 7th क्लास में देखा था जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे हवा में तो वो ऑक्साइड फॉर्मेट कर लेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, और जब ऑक्सीजन के साथ हम इसे जलाते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे देखो,
आयरन है, आयरन को हम Fe से लिखते हैं, आयरन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्लस वाटर आयरन ऑक्साइड बन जाता होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दे रखी है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। ठीक है, एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब यहाँ पे आप एक एक्टिविटी जानने वाले हो जिसमें लोहा है, ऑक्सीजन है और वाटर है, इन तीनों की रिएक्शन करवा के आप देखोगे जंग कैसे लगती है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको लेना है कहीं से जंग लगा हुआ, जैसे आपने कहीं पे देखा जंग लगा हुआ लोहा है, उसमें थोड़ी जंग निकाल लेनी है, रस्ट निकाल लेनी है। ठीक है, और उसको थोड़ा वाटर में मिला देना है। ठीक है, उस जंग को यानी वो जो पाउडर होगा या लोहा होगा एक तरह से, उसको आप पानी के साथ मिला दोगे। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। अब देखो ध्यान से, ये देखो, है ना, इसमें मिल गया, नीचे की तरफ है। टेस्ट द सॉल्यूशन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। और रेड और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आपको पता होगा, हम इससे ये चेक करते हैं लिटमस पेपर से कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड है या बेस है। तो देखो आप यहाँ पे लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, उसको हमने उसके ऊपर जंग लगाई तो वो क्या बन गया, पर्पल बन गया मेरे हिसाब से। तो अब आगे देखते हैं, आपको आगे और पता चलेगा। और देखो जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो ध्यान रखना, लोहा लाल कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी लाल और ब्राउन कलर में हो जाता है। लेकिन जब कॉपर के ऊपर जंग लगती है, यानी कॉपर के ऊपर भी होता है कोरोजन, कोरोजन मतलब बेसिकली जंग लगना ही होता है, उसकी वैल्यू ख़राब होना, एक धीरे धीरे डिग्रेड होना। तो कॉपर के ऊपर जब ये चीज़ होती है तो ग्रीनिश हो जाता है, कॉपर हरा हो जाता है। ठीक है, ये देखो अब आगे समझना मेरी बात। When a copper vessel is exposed to moist air, जब कॉपर का जो वेसल है उसको जब हवा में रखेंगे तो ये एक थोड़ा डल हो जाता है, प्लस ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है उसके ऊपर। और ग्रीन मटेरियल क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। देखो क्या होता है, कॉपर को जब हम हवा में रखते हैं खुले में तो उसके ऊपर मॉइस्चर चढ़ जाती है हवा की, जिसकी वजह से वो ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, डल हो जाता है वो। और वो जो लेयर चढ़ी है ना, उस लेयर को कहते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कभी कभार ये कॉपर कार्बोनेट की भी लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। अब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कॉपर था, ये कॉपर और वाटर भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या तो कॉपर और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या कॉपर कार्बोनेट, और दोनों भी बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर कॉपर वाटर मिलेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल गया तो साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर कार्बोनेट भी बन जाएगा। अच्छा अब आगे देखो इसी तरीके से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से हमारे को मिला था, उसको भी चेक कर सकते हो वाटर में डिज़ोल्व करके कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब आप मुझे ये बताना कमेंट में कि भाई सर हम अगर रेड लिटमस के साथ एसिड डालेंगे तो क्या होगा और ब्लू लिटमस के साथ एसिड डालेंगे तो क्या होगा, मतलब लिटमस पेपर का एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कलर किस हिसाब से चेंज होगा, वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। अब रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया ऑक्साइड ऑफ आयरन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है नेचर में। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर सब्सटेंस हमारा बेसिक नेचर का यानी बेस है तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। अगर बेस है, अगर एसिड है तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। आपको समझ आ गया होगा, बेस रेड को ब्लू में चेंज करता है और एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना और ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक पता है ना आपको 7th क्लास में, वरना आप उसकी वीडियो देख सकते हो हमारी जाके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, हाँ एक बार ये रुको। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, गैस जार, ग्लास टम्बलर,
cover the tumbler with a lid to ensure that gas produced does not escape. अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो इन्हें क्या करा है कि ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जिससे जो गैस है वो बाहर ना जाए, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। और उस चम्मच को निकाल लिया इसने शांति से, ठीक है, और उसको शेक किया अच्छे से, और अच्छे से शेक करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो रेड और ब्लू लिटमस पे उसने चेक किया, ठीक है। तो आपको फिर वही बताना है कि जो सोडियम है ना, सल्फ़र है, जब सल्फ़र जो गैस रिलीज हुई वो सल्फ़र ऑक्साइड होगा बेसिकली, या जो भी है आपको उसको चेक करना है और बताना है कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सबका दे रखा है मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम मेटल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र के साथ। तो नॉन मेटल के साथ ये एसिड बना रहा है रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन के साथ, और मेटल के साथ क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो बेस बना रहा है, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा है तो एसिड बना रहा है। अच्छा आगे देखते हैं अब हम, देखो अब मेरी बात समझना आगे ध्यान से। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं सल्फरस एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, और देखो तो क्या कह रहा हूँ मैं, सल्फर का जब हम सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं तो सल्फरस एसिड बन रहा है, ठीक है। और रिएक्शन आपको नीचे गिवन ही है, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो सल्फरस एसिड बन गया, ठीक है। और आगे समझ लो अब ध्यान से मेरी बात, ठीक है। सल्फरस एसिड है, अब एसिड है, सिंपल सी बात है, तो ब्लू को किस में चेंज कर देगा, रेड में, यानी ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो कैसे नेचर होता है, उनका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो अब अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, अब हम वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, तो आप ये ध्यान से समझना। तो आप देखो ध्यान से, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ भी। और जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए इन्हें कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आएगा सोडियम तो ये बहुत तेज़ी से हीट प्रोड्यूस करेगा, जल जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें देखो कह रहा है 250 ml का बेकर लेना है, गिलास लेना है, टम्बलर, ठीक है, उसको हाफ पानी से भर देना है। केयरफुली एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल का स्मॉल पीस लेना है हमारे को कट करके, और उसको थोड़ा ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर, उसको ड्राई कर देना है हमारे को, रैप कर देना है कॉटन पेपर से, ठीक है, मतलब आपको कॉटन पेपर से उसको रैप कर देना है। और सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू बेकर, और उसको बेकर में डाल देना है, ठीक है। और आप देखोगे जैसे जैसे व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बेकर व्हाट डू यू फील, तो देखो ना जैसे वो संपर्क में आएगा वाटर के या फिर कह लो एयर के, ऑक्सीजन के, तो वो जल जाएगा। और आपको गिलास में भी दिख रहा होगा सोडियम वाटर के साथ क्या बर्न हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब आगे समझो। You observe that sodium react vigorously with water, some other metal do not do so. तो सोडियम तो ऐसा करता है वाटर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है और जल जाता है। आयरन धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। क्या होगा, देखो आगे देखो, ध्यान से समझो। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो किस में रिएक्ट करते हैं, हवा में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, हवा में रिएक्ट कर रहे हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ये नॉन मेटल सिंपल सी बात है, जब वाटर में रिएक्ट नहीं कर रहे तो इन्हें स्टोर कहाँ किया जाता है, मतलब कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, वाटर में। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, समझ लो। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हवा लग जाती है, मतलब आग लग जाती है तुरंत, ठीक है, जब भी ये हवा के संपर्क में आता है। यानी इसको एयर में अगर लेके जाएंगे तो आग लग जाएगी इसमें। तो इससे इसको बचाने के लिए, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, यानी बर्फ पानी में रखते हैं, सॉरी। अब हम देखेंगे एसिड के साथ रिएक्शन। अब हमने वाटर के साथ देख लिया, अब हम देख रहे हैं हम एसिड के साथ, ठीक है। एसिड पता है ना आपको।
ध्यान से समझना, ठीक है, एसिड के बारे में। इज देयर आर डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो अब देख रहे हैं हम मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या उनके बीच कोई डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। व्हाट कुड पॉप साउंड इन सम केसेस ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो क्या होता है, पॉप साउंड आपने सुना होगा, पॉप पॉप वाले बम भी होते हैं, छोटे मोटे पॉप पॉप साउंड करके फूटते हैं। तो क्या होता है, जब मेटल या नॉन मेटल का हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसके पास हम माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं, जलती हुई बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे पॉप साउंड आती है। अब पॉप साउंड क्यों आती है मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अगर हाइड्रोजन गैस, मैं बता ही देता हूँ अब आपको, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, नहीं निकलती है, तो वहाँ पे पॉप साउंड आता है, ठीक है। अब पॉप साउंड के बारे में पता चल गया, बट अभी चैप्टर में भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है ना, जब हम उनको जलाते हैं, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पॉप साउंड मतलब पॉप पॉप वाले बम फोड़े ना बचपन में बहुत, अभी भी मिलते हैं, छोटे से वाइट कलर में होते हैं, छोटे से माचिस वाले डिब्बे में आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो कॉपर है ना, कॉपर मेटल है, आपको शुरुआत में बताया था, ये रिएक्ट नहीं करता डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, चाहे इसको इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको हीट करेंगे ना डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ये रिएक्ट करेगा। अब बेस के साथ देख लो, बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो बेस के साथ देखो, अब समझ लो ध्यान से, तो देख लो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। व्हाट डज पॉप साउंड इंडिकेट। तो पॉप साउंड इंडिकेट क्या मतलब बताया ना, हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हुई है तो पता चल जाएगा, वहाँ पे आप बर्निंग मैच स्टिक या माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती ले आओ जलती हुई, वहाँ पे आपको पॉप साउंड मिल जाएगा। लेकिन मेटल रिएक्ट विथ, अब आगे देख लो, मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो जब मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यानी वहाँ पे भी पॉप साउंड आएगी। आप पता कर सकते हो कैसे, बर्निंग माचिस की तिल्ली ले जाओ जलती हुई। और अगर नॉन मेटल, वो बेस के साथ बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जो आपकी 10th क्लास में भी है, समझ लो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, हटा दे और उसकी जगह ले ले, तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो दे नहीं रखा, बट शायद आगे दे रखा हो, मैं आपको बताऊंगा। हाँ देखो, जैसे ये है, मैं आपको समझा देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। देखो यहाँ जिंक सल्फेट है और जिंक है, तो जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। देखो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव था तो वो अलग हो गया। तो क्या हो रहा है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर को हटा रहा है और कॉपर कम रिएक्टिव है तो वो साइड हो जा रहा है। जैसे मम्मी आएगी, आप चेयर पे बैठे हो तो हट जाओगे ना मम्मी की रिस्पेक्ट के लिए कि मम्मी बड़ी है, तो इसी तरीके से जब कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। अब यहाँ पे कुछ यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, आप उनको अच्छे से समझ लो, ठीक है। यूजेस मतलब हम नॉन मेटल और मेटल का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में, और हम आसपास में भी देखते हैं, तो वो चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन वगैरह, हवाई जहाज, मशीनरी, गाड़ियाँ, व्हीकल, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, बर्तन वगैरह बनाने में, इन सब में, वाटर बॉयलर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को बनाने में मेटल का यूज़ किया जाता है, और इनका नाम आपने सुना होगा, और इनको कुछ को तो आप यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। यू आर आल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल, और आप कुछ नॉन मेटल का भी यूज़ के बारे में जानते होंगे, जैसे आप यहाँ पे समझ लो, ध्यान से देखो, ठीक है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो हम सांस लेते हैं ना बच्चों, सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक नॉन मेटल है क्योंकि एक वो गैस है। आपको शुरुआत में मैंने एग्जांपल भी बताया था, तो नॉन मेटल बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे ना। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है नॉन मेटल का, ताकि फर्टिलाइज़र यानी जो मिट्टी में डाला जाता है,
जो खेती बाड़ी करते हैं ना किसान, वो नॉन मेटल यानी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। क्यों? तो जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। प्योर मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और समझ लो आगे, नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एंड एंटीसेप्टिक, हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाया जाता है। जैसे मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उन्हें पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन आता है, वो डॉक्टर के पास ही होता है, आपने देखा होगा, अगर आपके चोट लगी हो, सर्वर फूटा हो तो वो लगाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप टॉपर्स गैंग के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।